Hello and welcome dear students to Math Civil channel. I am MK Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Maths on the YouTube. बच्चों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जिसमें एक सैंपल स्पेस को दो भागों में या तीन भागों में बांट दिया जाता था। तो जब एक सैंपल स्पेस को दो भागों में बांटा जाता था तो जब हम उन बांटे गए भागों को जोड़ देते थे तो वो पूरे दिए गए सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता था। ठीक वैसे ही जब एक सैंपल स्पेस को तीन भागों में बांटा जाता था तो जब उन तीनों भागों को फिर हम जोड़ देते थे तो फिर वो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता था। इसी प्रकार की घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाएं कहते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक सैंपल स्पेस को दो भागों में बांटेंगे तो जब हम उन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो वह उस सैंपल स्पेस से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पार्ट 4 में दिए गए दो होमवर्क क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आइए देखते हैं पिछले पार्ट के दो होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क डिस्कशन में पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थे। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी। कह रहे कि एक परीक्षा थी, उसमें कुछ उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए बैठते हैं। एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में कुछ उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए बैठते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि उसमें से 25% उम्मीदवार योग्यता नहीं प्राप्त कर सके। कहने का मतलब ये है कि जब वो एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तब उनकी योग्यता हो जाएगी कि वो उस इलेक्शन के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर सके। जो उम्मीदवार एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं उसमें से 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बाकी जो बचे वो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि कुल उम्मीदवारों को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है। कुछ योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक सैंपल स्पेस को दो भागों में बांट दिया जाता है। इनके कहने के अनुसार ये एक सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस को हम ऐसे भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये सैंपल स्पेस है, हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये देखिए, ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट हो गया। अब इसमें है कि कुछ लोग योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए ये लोग योग्य हैं, ये योग्य है मतलब योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, और ये लोग अयोग्य हैं मतलब ये लोग योग्यता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। जो अयोग्य हैं वो 25% हैं, यानी कि ये जो बी पार्ट है ये 25% है। तो जब 25% अयोग्य हो गए तो योग्य कितने होंगे? 100 में से 25% को हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 75%। 75% योग्य हो गए। आप इस पे मत जाइए कि ये पार्ट छोटा है और इसको हमने 75 कह दिया और ये पार्ट बड़ा है तो इसको हमने 25 कहा। उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ नंबर से है। ये 75% हो गया और ये 25% हो गया। अब
ये कह रहे हैं कि योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या केवल 450 थी। जो लोग योग्य थे उनकी संख्या 450 थी। तो ये लोग जो योग्य हैं इनकी संख्या 450 की हो जाती है। कह रहे हैं कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। हमें कुल उम्मीदवारों की संख्या निकालनी है, लेकिन अगर हमारे पास योग्य का दिया है और अयोग्य का हम निकाल लें तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास कुल उम्मीदवारों की संख्या पता चल जाएगी। हम क्या करते हैं, इस अयोग्य को x मान लेते हैं। तो अभी पिछले पार्ट में आपको बताया गया कि इस 75 को हम P1 कह देते हैं, 25% को P2 कह देते हैं, इस 450 को हम NA कह देते हैं और इस x को NB कह देते हैं। अब फार्मूले के हिसाब से क्या होगा कि P1/NA इक्वल टू P2/NB। वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं। P1 की वैल्यू है 75 अपान NA की वैल्यू है 450 इक्वल टू NB की P2 की वैल्यू है 25 अपान NB की वैल्यू है x। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम चाहें तो इस 25 को 75 से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 25 1 जा और ये 25 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 450 मिलेगा। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 450 अपान 3 और ये हो जाएगा 150। x की वैल्यू 150 हमको मिल गई, ये 150 हो गया। अब हमें योग्य का तो पता है 450, अयोग्य का 150 हो गया। तो कुल उम्मीदवार कितने हो गए? कुल उम्मीदवार वही हैं जो कुछ योग्य हैं और कुछ अयोग्य हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कुल उम्मीदवारों की संख्या इक्वल टू 450 प्लस x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 450 प्लस x की वैल्यू है 150 और ये ऐड करने पर हमें देगा 600, यानी कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 600 है और ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहा हमारे होमवर्क डिस्कशन का पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क डिस्कशन का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है। तो कह रहे हैं कि तो उस महीने का कुल वेतन, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, हमें बताना है कि उसका महीने का कुल वेतन कितना था। तो इस बार वेतन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है कि वो 30% भोजन पर व्यय करता है। दूसरा पार्ट है 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देता है और तीसरा है कि बचत कर लेता है। बचत का इसमें नहीं दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप समझिए इस बात को कि अगर वो कुछ पैसे खर्च किया, जितनी उसकी मंथली इनकम थी उसमें से उसने कुछ पैसे खर्च कर दिया, तो बाकी जो बचा वो तो उसकी बचत होनी ही है।
वो तो पैसा उसके पास ही रहेगा ना, वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो वो उसकी बचत हो जाएगी। तो अब उसके मंथली इनकम को, मासिक वेतन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप चाहे तो स्क्वायर के फॉर्म का बना लीजिए और चाहे तो सर्किल के फॉर्म का बना लीजिए। आप सर्किल के फॉर्म का भी बना सकते हैं। ये उसकी मासिक वेतन है, मासिक वेतन, जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो लीजिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि सब बराबर बराबर हों, अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें से ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी पार्ट हो गया उसका। अब ये कह रहा है कि 30% भोजन पर व्यय करता है, तो ये मान लीजिए भोजन पर व्यय हो गया, भोजन का पार्ट ये हो गया। और ये है 30%, 30% वो भोजन पर व्यय करता है। और कह रहा है कि 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करता है, तो ये धर्मार्थ ट्रस्ट का हो गया, धर्मार्थ ट्रस्ट, इसका ये हो गया जो कि है 3%। 3% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देता है, शेष बचत कर लेता है। तो जो बचत होगी, बचत का प्रतिशत कितना होगा, बचत प्रतिशत बराबर 100 में से हम इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 100 माइनस 33, तो ये हो जाएगा 67%। 67% उसकी बचत हो जाती है, बचत ये हो गया। अब ये कह रहा है कि उसकी कुल मासिक वेतन कितनी थी, जबकि वो ये और ये दोनों पार्ट को मिला करके कुल इतने रुपए खर्च करता है। यानी कि NA प्लस NB ये पूरा मिला करके 2310 रुपये खर्च कर देता है। तो ये पार्ट कितना होगा आपको ये निकालना है। अब इस पार्ट का तो आपको पता नहीं है कितना है, तो आप इस पार्ट को x मान लीजिए। तो अब देखिए कि इन दोनों पार्ट को मिला करके वो एक साथ दे दिया 2310, मतलब ये दोनों पार्ट में कुल मिला करके वो 2310 रुपये खर्च करता है। और ये परसेंटेज 30 प्लस 3% है ना। अगर हम देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस पूरे सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ मिला करके उन्होंने दे दिया 2310 रुपये। और परसेंटेज को तो हम देख ही रहे हैं कि ये 30 प्लस 3% यानी कि 33%। 33% वो यहाँ खर्च कर रहा है और 67% वो यहाँ खर्च कर रहा है। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम इसको चाहें तो इस टाइप से देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में बट गया। एक तो हो गया 33% और एक हो गया 67%। अब इस 33% में वो 2310 रुपये खर्च करता है और इसमें कितना खर्च करता है ये नहीं पता है। बात समझ में आई। जैसे पहले तो हमें महसूस हुआ कि उसको 3 भागों में बांटा गया, भोजन पर, धर्मार्थ ट्रस्ट पर और बचत पर। तो हमने उसको 3 भागों में बांट दिया। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों पर जितना रुपया खर्च होता है वो एक साथ उन्होंने दे दिया इतना। तो जब इन दोनों में एक साथ जितना रुपया खर्च हुआ वो हमको पता चल गया कि इन दोनों का एक साथ का परसेंटेज भी तो हमको पता है, वो हमने एक साथ कर लिया। तो ये एक पार्ट बन गया और ये
दूसरा पार्ट बन गया। तो अब हम इसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे तो वो हो जाएगा 33/2310 इक्वल टू 67/x, यानी कि P1/NA। अब ये NA हो गया, इसको अब हम NA कह देंगे और इसको NB कह देंगे, और ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 33x इज इक्वल टू 67 इंटू 2310। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 67 इंटू 2310 अपान 33। कैंसिल कर देंगे इसको, 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 0, और ये हो जाएगा 70। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 0 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46, यानी कि वो इस पर कुल मिला करके 4690 रुपये खर्च करता है। तो इतना रुपये ये बचत कर लेता है, 4690 रुपये वो, क्योंकि ये इसकी बचत का है, ये बचत का पार्ट है। तो इतना रुपया खर्च किया, इतना रुपया बचा लिया, तो कुल मासिक वेतन क्या होगा उसका, इसलिए मासिक वेतन इक्वल टू 2310 प्लस x, और x की वैल्यू क्या निकली, ये तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2310 प्लस 4690, सॉल्व कर देंगे, 0 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 1 7 3 10, 1 कैरी 2 3 3 प्लस 4 7, 7000 रुपीज़ उसकी कुल मासिक वेतन रही होगी। 7000 रुपये वो हर महीने कमाता था, जिसमें से कि 30% वो भोजन पर, 3% ट्रस्ट पर, तो दोनों मिलाकर के 33% हो गया। हमने इसलिए उसको जोड़ दिया क्योंकि यहाँ जो उसने 3 भागों में बांट करके 2 भागों का कॉम्बिनेशन एक साथ कर दिया, 2 भागों में वो कितना पैसा खर्च करता है उसको फिर उसने एक साथ कर दिया। तो इसलिए पहले भी हमने भी उसको 3 भागों में बांटा और बाद में फिर उसको एक साथ कर दिया, तो वो 3 भाग 2 भाग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने होमवर्क डिस्कशन को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक सैंपल स्पेस को 2 भागों में बांटेंगे, तो जब हम उन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो वह उस सैंपल स्पेस से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पहले हम जो बांटते थे उसको, पहले उसको इस टाइप से बांटते थे, ऐसे, या इसको हम ऐसे बांट देते थे, इसका पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा फिगर हमको मिल जाएगा। ठीक वैसे इसमें भी एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये पूरा हमको ये पूरा फिगर मिल जाएगा। लेकिन सोचिए ज़रा सा कि अगर एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसमें से हमारा एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो ये पार्ट दोनों में हो गया। तो जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जिन दोनों भागों में हम उसको ब्रेक करेंगे उसमें इंटरसेक्शन का भी पार्ट आ जाएगा। एक ऐसा पार्ट होगा जो इस पार्ट में भी आ जाएगा और इस पार्ट में भी आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, 100 छात्र हैं, 100 में से 75 लोग मैथ्स लेते हैं, 100 में से 75 लोग मैथ्स लेते हैं और 60 लोग बायो लेते हैं। 75 लोग मैथ्स लेते हैं,
और 60 लोग बायो लेते हैं। तो अब इन जबकि 100 छात्र हैं, 100 में से 75 लोगों ने मैथ्स लिया, 60 लोगों ने बायो लिया। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सैंपल स्पेस को यस को 2 भागों में हम बांट देंगे तो NA प्लस NB इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू NS नहीं होगी, वो होगी ग्रेटर देन NS, उसकी वैल्यू NS से ज़्यादा होगी। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक अगले टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब किसी प्रदर्श समष्टि S को 2 भागों A तथा B में बांट दिया जाए लेकिन NA प्लस NB इज ग्रेटर देन NS, ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक सैंपल स्पेस S है, यानी कि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो इसका NS हो गया ये NS 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 इसका NS हो गया। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, इस सेट को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है कि एक से बड़ी संख्या, पहला सेट तो ये है एक से बड़ी संख्या, जिसको कि हम उस सेट को A कहते हैं। तो एक से बड़ी संख्या कौन कौन आएगी? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये हो गया। और दूसरे सेट को हमने मान लिया अभाज्य संख्या, दूसरे सेट को हमने अभाज्य संख्या मान लिया। अभाज्य संख्या को हमने B से डिनोट कर दिया। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी होगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। 3 अभाज्य संख्या इसमें है, 2 3 5, ये 3 अभाज्य संख्या है। हमने क्या किया कि इस सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके 2 उप समुच्चय ले लिए। डिवाइड करने का मतलब यही हुआ कि उसके 2 उप समुच्चय हमने ले लिए। अब देखिए यहाँ से NA की वैल्यू क्या है? NA की वैल्यू का मतलब इसमें कुल कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5, इसमें कुल मिला करके 5 अवयव हैं। और इसमें देखिए B में कितने अवयव हैं? NB अगर हम देखें तो 1 2 3, 3 अवयव हैं। अब आप देखिए कि NA प्लस NB कितना होता है? NA प्लस NB को अगर हम निकालें तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। और NS को आप देखिए तो NS की वैल्यू क्या है? 6 है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से क्या है कि ये जो 8 है, जो NA प्लस NB की वैल्यू 8 है, वो NS की वैल्यू 6 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स इम्प्लाइज NA प्लस NB इज ग्रेटर देन NS। NA प्लस NB NS से बड़ा हो गया। तो हम ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि कैसे एक सेट को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उन दोनों को जोड़ देने पर वो उसी सेट से कैसे बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं क्योंकि इस सेट और इस सेट में कुछ ऐसे अवयव होंगे जो दोनों सेट में लाई कर रहे होंगे, जो दोनों सेट में उपस्थित होंगे, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो अब ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कैसे एक सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देने पर अगर फिर उन दोनों को हम जोड़ दें तो वो दोनों उसी सेट से कैसे बड़े हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन।
तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। कह रहे हैं कि एक परीक्षा होता है, उस परीक्षा में 52% अंग्रेजी में और 42% मैथ्स में, गणित में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो रहे हों, देखिए बात हुई ना कि इंटरसेक्शन होगा दोनों का। अगर वो इंग्लिश की बात करेंगे और मैथ की बात करेंगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन ज़रूर होगा, तभी तो Na+NB इज़ ग्रेटर दैन NS होगा। तो ये कह रहे हैं कि तो उन विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। ये दिए तो हैं फेल के लिए, इन्होंने जो हमें डाटा दिया है वो फेल के लिए दिया है, लेकिन पूछ रहे हैं पास के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें Na+NB इज़ ग्रेटर दैन NS हो जाए, जैसे एक परीक्षा में 52% और 42% दिए हैं, तो 52% और 42% और ये 17%, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये चीज़ 100 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये चीज़ 100 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 100 में से 52 अंग्रेजी में, 42 गणित में और 17 दोनों में। तो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। जैसे हमने बताया आपको कि Na+NB इज़ ग्रेटर दैन NS, वैसे Na+NB+NC इज़ ग्रेटर दैन NS हो जाएगा। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि ये जो हमें दिया है 52 और 42% मैथ और इंग्लिश के लिए जो दिया है, हम उसको एक सेट से डिनोट करते हैं, समुच्चय से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं एक सैंपल स्पेस। एक खूबसूरत सा सैंपल स्पेस बना लेते हैं। अब इस सैंपल स्पेस में ये S हो गया, इसमें 2 सेट बनाते हैं। एक सेट ये बनाते हैं जिसको कि हम अंग्रेजी इंग्लिश का नाम दे देते हैं, और दूसरा सेट बनाते हैं जो कि इसके साथ इंटरसेक्शन ज़रूर करेगा। ऐसा सेट आपको बनाना है कि दोनों सेट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन ज़रूर करे, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन पार्ट दिया है 17। तो ये हो गया मैथ्स का। अब दोनों सेटों को बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या है। दोनों में 70% है, तो आप 17% को यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया 17%। फिर अब ये कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में, इंग्लिश में 52% है, तो इंग्लिश ये है, इंग्लिश का पार्ट ये है, इसमें 52% है, लेकिन 17% तो ये निकल चुका है, ये भी तो इंग्लिश में आ रहा है। 17% ये निकल चुका है, 52 में से 17 निकल गया, तो अब ये कितना बचेगा, वो बचेगा 52 माइनस 17 इक्वल टू 5। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 35%। ये 35% हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 42% गणित में, तो मैथ का 42 है, इस 42 में से 17 ये निकल चुका है, तो मैथ का परसेंटेज कितना होगा, 42 माइनस 17, ये हो जाएगा 5 और ये 25%। तो ये 25% हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, केवल मैथ में 35% लोग फेल होते हैं, दोनों में 17% लोग फेल होते हैं, केवल इंग्लिश में 15% लोग फेल होते हैं। तो कुल फेल होने वालों की संख्या क्या हो गई, कुल अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 35 प्लस 17 प्लस 25
तो ये हो गया 5 + 7 12, 12 + 5 17, 1 कैरी हुआ, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7। 77% लोग अनुत्तीर्ण हो गए। तो 77% अनुत्तीर्ण होने का मतलब ये हुआ कि 100 में से 77 लोग अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए? 100 में से 77 अगर अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने हुए? 100 में से 77 को माइनस कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए पास परीक्षार्थियों की संख्या का प्रतिशत इक्वल टू 100 माइनस 77 इक्वल टू, यहाँ परसेंटेज लगेगा, परसेंट इक्वल टू 23%। और यहाँ भी परसेंट लगेगा, संख्या का प्रतिशत। तो कुल मिलाकर के 23% लोग उत्तीर्ण होंगे, यानी कि पास होंगे। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या दी है, तो हमने टोटल अनुत्तीर्ण होने वालों का निकाल लिया। जब अनुत्तीर्ण होने वालों का परसेंटेज हमें मिल गया तो 100 में से माइनस कर देंगे हम, तो उत्तीर्ण होने वालों का परसेंटेज हमको मिल जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। करें कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट का डिटेल आपको दिया गया है। सारे बच्चों का में से 2 सब्जेक्ट का डिटेल आपको दिया जा रहा है कि परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और दोनों विषय में 10% फेल हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए ज़रा सा कि एक बार इन्होंने जो हमको जानकारी दी है, इन्होंने कहा कि 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और ये 70% अभ्यर्थी पास होते हैं। एक बार तो इन्होंने कहा कि 70% और 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। दूसरी बार इन्होंने कहा कि 10% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। एक बार इन्होंने पास की जानकारी दी और एक बार इन्होंने फेल की जानकारी दी। तो अब हम या तो पास को फेल में कन्वर्ट करें और या तो फिर फेल को पास में कन्वर्ट करें, यानी सब पास 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 हो जाएंगे तब हम निकाल सकते हैं, या सारे परसेंटेज फेल 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 हो जाएंगे तब हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि जो दोनों विषय में परसेंटेज है वो फेल का परसेंटेज है। इस फेल के परसेंटेज को हम पास में बदलना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि ये दोनों विषय की बात है। लेकिन यहाँ अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसमें इन्होंने पास होने का दिया है, तो इसको हम फेल में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है। तो हम ये मानते हैं कि माना गणित को हम m से डिनोट करते हैं, माना गणित को m से प्रदर्शित करते हैं तथा इंग्लिश को e से डिनोट करते हैं। गणित को हम m समुच्चय m से डिनोट करते हैं और इंग्लिश को e से डिनोट करते हैं। अब हमने कहा था कि जब na + nb इज़ ग्रेटर देन ns हो जाए तो हम उसको सेट बना करके करते हैं। यहाँ आप देखिए 70% + 80% 150 और प्लस 10 ये 160, जो कि 100 से ज़्यादा हो गया। चूँकि प्रतिशत की बात है, प्रतिशत का होने का मतलब हुआ कि हम टोटल 100 हमारे पास है। तो 100 में से 80 ये हो गए, 70 ये हो गए, 110 ये हो गए, तो 100 से ज़्यादा हो गए ना, यानी na + nb इज़ ग्रेटर दैन ns हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम
इसको समुच्चय से करते हैं। तो अब हम बनाते हैं दो सेट। एक सेट हमारा ये हो गया और एक सेट ये हो गया, और ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। इस सेट में ये जो डिनोट करेगा इंग्लिश में 70%, ये ई से हो गया और ये मैथ के लिए हो गया। जब हम इसमें कार्डिनल नंबर्स को, प्रतिवर्ती संख्याओं को भरते हैं तो सबसे पहले हम जो दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट होते हैं पहले उसको फिलअप करते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों विषय में 10% फेल है। ये फेल के लिए है, ये जो सैंपल स्पेस है ये फेल के लिए है। 10% दोनों विषय में फेल है, तो यहाँ पर हो गया 10%। 10% दोनों में फेल हैं, तो हमने इसको दिखा दिया। क्योंकि जब हम समुच्चय को दिखाते हैं तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पार्ट को फिलअप करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास होते हैं। सोचिए ज़रा सा कि अगर इंग्लिश में 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में से 70 निकाल देंगे, 30% फेल होंगे। यानी कि इंग्लिश 30% होना चाहिए। इस 30% में 10% तो ये हो गया, तो ये कितना बचा? 20% बचा। अब आता है मैथ का नंबर। मैथ में कुल 80% पास होते हैं। अगर 80% पास होते हैं तो 20% फेल होंगे, क्योंकि 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमें फेल का मिल जाएगा। तो 20% मैथ में फेल होते हैं, जिसमें कि 10% तो ये है ही, ये भी तो एम में आ रहा है, ये 10% तो है ही, तो बचेगा कितना? 10%। 10% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं। तो कुल फेल प्रतिशत कितना हो गया? फेल प्रतिशत बराबर 20 + 10 + 10% = 40%। तो कुल 40% फेल हो गए। अब देखिए, जब 40% फेल हो गए तो पास कितने हो गए? 60%। तो अब पूरे स्टूडेंट को दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया जा रहा है, 40% फेल, 60% पास। और यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, पास का हमको दिया है, तो अब चाहे आप पिछले रूल से कर लीजिए और चाहे फिर दूसरे हिसाब से आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जो 100% को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता था, हम उसी रूल से कर लेते हैं कि अब ये जो हो गया, ये दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। ये पास के स्टूडेंट हो गए और ये फेल के हो गए। इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो कह रहे हैं फेल 40% है, ये फेल का है तो ये 40% हो गया, तो ये कितना होगा? 60% हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दोनों विषय में 144 पास होते हैं, तो पास की संख्या हमको 144 दी गई है। तो ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। हमें अगर हम फेल का निकाल देते हैं तो पास प्लस फेल कर देंगे हम, तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा? 60/144 = 40/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60x = 40 × 144, तो x = 40 × 144/60, कैंसिल कर देंगे 0 0, 6 से 6 2 = 12, 6 4 = 24, 4 4 = 16, 4 2 = 9। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या 96 हो जाएगी। इसलिए कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर पास प्लस फेल, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 9 4 13, 14 1 1 2, 240। कुल विद्यार्थियों की संख्या 240 हो जाएगी और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते तो दूसरे हिसाब से भी कर सकते थे कि जब हमको फेल का मिल गया तो पास हो गया 60%, कुल विद्यार्थी का 60% बराबर 144, उसको हल कर देते तो हमें उससे भी आंसर मिल जाता। तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
एक और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? उसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिया है। हमें बताना है कि उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हम देखें तो चूंकि प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत हमेशा 100 में से लिया जाता है। 100 में से 40 लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50 लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं वेन आरेख। वेन आरेख में कह रहे हैं कि 40% लोग समाचार पत्र X और 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। तो हम बनाते हैं एक सेट, ये बनाते हैं जो लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं और ये है जो लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। और ये रहा सैंपल स्पेस, ये समाचार पत्र X के लिए हो गया और ये समाचार पत्र Y के लिए समुच्चय हो गया। अब हमने आपको बताया कि जब हम समुच्चय का केस लेते हैं, जब हम समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं, तब इंटरसेक्शन पार्ट को सबसे पहले फिलअप करते हैं। दोनों समाचार पत्र 10% लोग पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10%। अब समाचार पत्र X पढ़ने वालों की संख्या में 10 तो ये है ही, बाकी ये कह रहे हैं कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं। तो 40% में ये पूरा आएगा, जिसमें से कि 10% ये हो गया तो 30% ये हो जाएगा, 30% ये हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से समाचार पत्र Y 50% लोग पढ़ते हैं तो 10% तो ये, चूंकि Y में भी तो ये आ रहा है, 10% ये है तो 40% लोग यहाँ पर हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के समाचार पत्र X या समाचार पत्र Y पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई? 30, 10, 40, 40, 80%। यानी कि समाचार पत्र X या Y, क्योंकि इस पार्ट को ही हम यूनियन कहते हैं, पढ़ने वालों की संख्या इक्वल टू 30% प्लस 10% प्लस 40% और ये हो जाएगा मिला करके 80%। तो अगर 80% लोग समाचार पत्र X या Y पढ़ते हैं तो कितने लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे? हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे, इसलिए कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। तो 20% लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम देखते हैं, बिना वेन आरेख बनाए भी हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड में है कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं तो NX की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 40 और 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं तो NY इज इक्वल टू हो गई 50 और 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, यानी कि NX इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ना तो समाचार पत्र X पढ़ें और ना ही समाचार पत्र Y, यानी कि हमें कार्डिनल नंबर निकालनी है, प्रतिवर्ती संख्या निकालनी है किसकी? ना तो समाचार पत्र X पढ़े और माने इंटरसेक्शन ना तो समाचार पत्र Y पढ़े, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ X डैश इंटरसेक्शन Y डैश इक्वल टू डिमॉर्गन्स लॉ से क्या होगा? एंड X यूनियन Y का होल डैश हो जाएगा। ये हो गया डिमॉर्गन्स लॉ से, और पूरक घटनाओं से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस n X यूनियन Y।
और जब हम यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 तो पड़ा रहेगा माइनस nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। सबकी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। 1 माइनस nx की वैल्यू 40 प्लस ny की वैल्यू 50 माइनस 10, ये 100। चूंकि अभी परसेंटेज का केस है इसलिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस ये हो गया, यहाँ भी 100 इक्वल टू 100 माइनस 90 माइनस 80 इक्वल टू 20%। तो 20% लोग ऐसे होंगे जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने परसेंट और परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इन क्वेश्चंस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। आप उसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिस स्टूडेंट का जवाब सही होगा उनका नाम अगले पार्ट में अनाउंस किया जाएगा। तो ये है आपका होमवर्क। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंट और परसेंटेज की इस पार्ट को भी ख़त्म किया। ये पार्ट अगर आपकी समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।